हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल साहिल पठान एजुकेशन। तो आज है तारीख 8 फरवरी 2026। तो देखते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का आर्टिकल। तो आज का आर्टिकल क्या है? तो आज का पहला आर्टिकल है डिस्कवरिंग द विर्ट्यूज ऑफ बम्बू एंड एंशियंट प्लांट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? बम्बू बांस का जो गुण है, पहली बात यह कि बांस एक क्या है, प्राचीन प्लांट्स है, एंशियंट प्लांट है, प्राचीन पौधा है। और इसका कहता है रीडिस्कवरिंग विर्ट्यू ऑफ बम्बू। तो बम्बू का जो है गुण, तो गुण को कहता है पुनः प्राप्त करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और इस आर्टिकल को देखते हैं, अच्छा से एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो क्या है यहाँ पर? रीडिस्कवरिंग द विर्ट्यूज ऑफ बम्बू। तो बांस एक प्राचीन पौधा है, आधुनिक समाधान की बात किया जा रहा है। बम्बू इज एन एंशियंट फास्ट ग्रोइंग सस्टेनेबल प्लांट। तो बांस एक प्राचीन तेजी से बढ़ने वाला क्या है, सतत पौधा है। ये यूपीएससी के रिलेवेंस से क्या है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग बम्बू बेसिक फैक्ट्स। तो बांस क्या है, तो बांस के बारे में जानते हैं। तो बांस क्या है? एंशियंट प्लांट ग्रोइंग इन वेट सोइल एंड सनलाइट। तो भारत में क्या बोला जाता है? हिंदी में इसे बांस बोला जाता है, वही तमिल में मोंगली बोला जाता है, ये याद रखिएगा। तो बांस क्या है? एक प्राचीन पौधा है जो वेट सोइल एंड सनलाइट पे क्या होता है, ग्रो होता है। इसका यहाँ पे देखेंगे यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर फूड एंड टूल्स। तो यहाँ पे इसका यूज जो है, प्रयोग, तो एंशियंट टाइम से फूड, भोजन और टूल्स, सामान के लिए इसका प्रयोग बांस का किया जा रहा है। ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में देखेंगे तो 1 से कल्चर, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आप लोग इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। देखते हैं तो क्या है, डिस्टर्बेंस इन इंडिया। तो बम्बू ग्रोइंग रीजन्स, भारत में बांस क्षेत्र, तो मेजर क्षेत्र क्या भारत में किस किस क्षेत्र में बांस लगाया जाता है, उपजाया जाता है? तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये सारी चीज़ क्या है, भारत में बांस वाले क्षेत्र है जहाँ पे बांस को ग्रो किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट सस्टेबल। इसके लिए बांस लगाने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या, कैसा क्लाइमेट चाहिए? तो ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट सुटेबल। ठीक है। उसके बाद यूपीएससी एंगल से ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। अब आगे इसका हिस्टोरिकल कल्चर सिग्निफिकेंस देखते हैं, पारंपरिक उपयोग और इसका महत्व देखते हैं क्या है। तो ट्रेडिशनल यूज ऑफ बम्बू। तो बम्बू का ट्रेडिशनल यूज हो रहा है। ठीक है। यूज बाय जैन मॉन्क्स के लिए एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए किया जाता है, फूड के लिए किया जाता है, शेल्टर के लिए, टूल्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, मेंशन इन हिस्टोरिकल फूड रिकॉर्ड्स। तो ये सारी चीज़ क्या कहता है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जो बम्बू का हम लोग यूज करते हैं, फूड, शेल्टर, टूल्स, हैंड क्राफ्ट्स। तो यहाँ पे इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी को क्या करता है, रिलेट करता है। यहाँ पे देखते हैं बम्बू एंड सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे इको फ्रेंडली मटेरियल, पर्यावरण अनुकूल संसाधन। तो यहाँ पे बम्बू का सस्टेनेबिलिटी देखते हैं तो क्या है, अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक, क्रुएल्ट्री, पैकिंग, रिन्यूएबल एंड बायोडिग्रेबल। उसके बाद इनहेंस इकोलॉजिकल रेजिलेंस। तो ये इन्वायरमेंट, जीएस पेपर 3 एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो क्या है, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। तो बांस का यूज इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल के रेफरेंस में कैसे होता है देखते हैं। तो प्रोडक्ट्स इंक्लूड, तो फर्नीचर में बास्केट मैट्स, फ्लोरिंग, रूफिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंक्रीजिंग स्टिक्स। तो ये सारी चीज़ क्या है, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट्स रूरल एम्प्लॉयमेंट, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी एंड एमएसएमई। तो याद रखिएगा एमएसएमई क्या है, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव क्या है, यहाँ पे सरकार का पहल क्या है, तो नेशनल बम्बू मिशन 2025। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो एक्सपेंड बम्बू कल्टीवेशन। तो बम्बू कल्टीवेशन में यहाँ पे एक्सपेंड खर्च की बात। उसके बाद रिड्यूस इम्पोर्ट्स में
रिड्यूस स्ट्रेंथ इंडस्ट्री लिंकेज, प्रमोट नॉन फॉरेस्ट बम्बू प्लांटेशन। यहाँ पे किस चीज़ को बोला गया, बम्बू का प्लांटेशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। उसके बाद यूपीएससी के रिलेवेंस से गवर्नमेंट स्कीम, तो देखते हैं 8 देखते हैं। तो बम्बू एंड फार्मर्स, तो बम्बू और फार्मर्स का रिलेशन देखते हैं क्या है। तो फार्मर इनकम एंड रूरल इकोनॉमी, तो प्लांटेशन ऑन फार्म्स एंड कम्युनिटी लैंड्स, तो इनहेंस फार्मर्स इनकम, प्रोवाइड एसटीडी रॉ मटेरियल सप्लाई। तो ये बम्बू जो है, तो ये क्या किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है, इसका फार्म किया जाता है कम्युनिटी लैंड में, फार्मर करते हैं, इसका इनहेंस फार्मर इनकम, इससे क्या होता है, रूरल एरिया में जो इकोनॉमी बूस्ट करता है। उसके बाद प्रोवाइड एसटीडी रॉ मटेरियल सप्लाई, तो ये बांस जो होते हैं इसको सप्लाई भी किया जाता है रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एग्रीकल्चर, ये क्या किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ से, समावेशन विकास और कृषि से। उसके बाद बम्बू एक्सपोर्ट पोटेंशियल, तो ग्लोबल ट्रेड, तो वैश्विक व्यापार में बांस का क्या भूमिका है, तो इंडिया एमोंग टॉप 3 एक्सपोर्टर्स विद चाइना एंड वियतनाम, तो चाइना और वियतनाम के बाद भारत क्या है, तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है किस चीज़ का, बम्बू का, बांस का, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट टू यूएस, डेनमार्क, नाइजीरिया, तो ये कहाँ का एक्सपोर्ट करता है, डेनमार्क को करता है, नाइजीरिया को करता है, यूएस को करता है। उसके बाद प्रोडक्ट्स, इससे प्रोडक्ट्स क्या बनता है, टेक्सटाइल्स, मिरर, ज्वेलरी, ये सारे चीज़ बनता है, ठीक है। तो ये जीएस पेपर 3 एक्सटर्नल ट्रेड से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इनका न्यूट्रियनल वैल्यू, इसका न्यूट्रियनियल वैल्यू देखते हैं। तो बम्बू एज सुपर फूड, बांस एक सुपर फूड है, ठीक है। इसका कंटेंट्स देखते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड के कंटेंट्स। उसके बाद विटामिन, बस में क्या रहता है, विटामिन ए, B6, विटामिन ई, ये सारी चीज़ हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर एंड लिपिड्स, तो ये किस चीज़ को रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर को करता है और लिपिड्स को करता है। गुड फॉर, ये कि बांस किस चीज़ के लिए गुड होता है, अच्छा होता है, तो डायबिटीज के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, ये याद रखिएगा, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जीएस पेपर 2 और 3 से रिलेट होगा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इसका साइंटिफिक्स फाइंडिंग क्या है, तो रिसर्च इनसाइट है, एंटीऑक्सीडेशन, प्रोबियोटिक्स बेनिफिट्स, मल्टी कंट्री हेल्थ इनकम स्टडीज, तो ये सारी चीज़ क्या है, साइंटिफिक्स फाइंडिंग, मतलब प्राप्त किया जाता है, बांस का अलग अलग तरीके से रिसर्च किया जाता है एंटीऑक्सीडेशन ऑक्सीडेंट्स किया जाता है, प्रोबिक्स बेनिफिट्स के लिए, मल्टी कंट्री हेल्थ आउटकम स्टडी जिसका किया जाता है। उसके बाद सपोर्ट बम्बू बेस्ड फूड्स, तो ये सब बम्बू जो है किस चीज़ पे सपोर्ट करता है, आधारित है, तो बम्बू बेस्ड फूड पे। तो यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से क्या है, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट, तो क्या है ऑनलाइन मार्केट्स, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्बन रिलीवेंस, अर्बन कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से, तो ऑनलाइन मार्केट, कोरियर बेस्ड डिलीवरी, बम्बू फूड लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स, प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग, तो ये चीज़ क्या है, शहरी उपयोग के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद यहाँ पे आंसर इनरिचमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो बम्बू सपोर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1, 12, 13, तो ये सारे गोल याद रखिएगा, प्रोवाइड करा देंगे हम। तो लिंक्स इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमी, एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज प्लस मॉडर्न साइंस। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा इसका वे फॉरवर्ड, क्या वे फॉरवर्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ रिसर्च एंड इनोवेशन, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक अच्छा से इसका रिसर्च हो, मजबूती से रिसर्च हो, इनोवेशन, इसमें क्या इनोवेशन किया जाए। उसके बाद प्रमोट बम्बू फूड प्रोडक्ट्स, तो फूड प्रोडक्ट्स के लिए बम्बू को प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला गया कि न्यूट्रिशन है। दूसरी बात डायबिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हार्ट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेट बम्बू इनटू ग्रीन इकोनॉमी, तो इसको क्या बोला गया, इंटीग्रेट, किसको, बम्बू को इंटीग्रेट करने के लिए ग्रीन इकोनॉमी में, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट आर्टिकल है कि ओवर 1/3 ऑफ कैंसर वर्ल्ड वाइड में बी प्रिवेंटेबल, तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि 1/3 कैंसर जो है पूरी दुनिया भर में
उसको रोका जा सकता है, प्रिवेंटेबल किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं तो क्या है, न्यूज़ देख लिए कि कैंसर को रोकने की बात किया जा रहा है। वर्ल्ड में 1/3 कैंसर को रोका जा सकता है। उसके बाद पब्लिश्ड यहाँ पे देखते हैं नेचर मेडिसिन ग्लोबल स्टडीज कवरिंग 185 कंट्रीज एंड 36 कैंसर ट्वेब्स। तो यहाँ पे ये बोला गया कि 185 देशों में 36 प्रकार तरीका के कैंसर है। उसके बाद की फाइंडिंग्स, तो इसका निष्कर्ष क्या है, तो नियरली 38% ऑफ ग्लोबल कैंसर केसेज 2022 आर प्रिवेंटेबल। तो अबाउट 7.1 मिलियन केस लिंक्ड टू मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो यहाँ पे ये है कि 38% ग्लोबल कैंसर केसेस 2022 में आया जिसको प्रिवेंटेबल रोका गया। उसके बाद यूपीएससी एंगल्स देखते हैं, प्रिवेंशन हेल्थ केयर, यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो मेजर प्रिवेंटेबल रिस्क है। तो यहाँ पे प्रमुख जोखिम की बात है, तो जैसे कैंसर मेजर प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर, तो किन किन चीज़ों को रोकना चाहिए, प्रिवेंट की बात है जिससे कैंसर जनरेट होता है। तो तंबाकू यूज हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एल्कोहल कंजप्शन, ओबेसिटी एंड फिजिकल एक्टिविटी, एयर पोल्यूशन हो गया, इन्फेक्शन HPV H प्लोरिया हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जैसे व्यापारिक जोखिम हो गया, संक्रमण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, शराब वेतन हो गया, मोटापा व शारीरिक निष्क्रिय, तंबाकू सेवन। तो ये सारे चीज़ को प्रिवेंट्स की बात किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वायु प्रदूषण, संक्रमण हो गया, ये सारी चीज़ सैनिटेशन की नीड है। जहाँ संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे सैनिटेशन की नीड है। जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लाना चाहिए, जो कि लाया गया भी है और लागू भी किया गया, उसको एक अच्छे तरीक़ा से इम्प्लीमेंटेशन की नीड है। उसके बाद बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर देखते हैं यहाँ पे, तो स्मोकिंग अलोंग 15.1% ऑफ न्यू कैंसर केसेस ग्लोबली। तो यहाँ पे 15.1% नया कैंसर का केस मामला आया है दुनिया भर में। तो लगभग 33 लाख केसेज वर्ल्ड वाइड, तो लगभग 33 लाख केस दुनिया भर में है वर्ल्ड वाइड में। तंबाकू कंट्रोल इजकल टू हाईएस्ट इम्पैक्ट इंटरवेंशन। तो यहाँ पे तंबाकू कंट्रोल की बात किया जिसमें हाईएस्ट इम्पैक्ट इंटरवेंशन पर पड़ेगा। उसके बाद रोल ऑफ इन्फेक्शन, तो संक्रमण की भूमिका क्या है, तो ये देखते हैं हम लोग। तो इन्फेक्शन काउज 10.2% केसेज अप्रोक्स 23 लाख। तो यहाँ पे इन्फेक्शन से 10.2 मामले और लगभग 23 लाख मामले इन्फेक्शन से प्रभावित होते हैं। की इन्फेक्शन क्या है, तो मेन किस किस चीज़ से ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, इन्फेक्शन है HPV हो गया, कैरवियल कैंसर, हेलिकोबैक्टर हो गया, प्लोरिया, स्टोमक कैंसर। तो पेट का जो कैंसर होता है ये हेलिकोबैक्टर प्लोरिया से होता है। उसके बाद HPV से क्या होता है, सर्विकल कैंसर होता है। ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा डेटा, खास करके ये याद रखना ज़्यादा। HPV और हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया से क्या होता है, स्टोमक कैंसर होता है। वैक्सीनेशन एंड सैनिटेशन क्रिटिकल। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोला गया है कि वैक्सीनेशन एंड सैनिटेशन क्या क्रिटिकल है। तो ये वैक्सीनेशन इनकी और इनकी सैनिटेशन बहुत नीड है। सैनिटेशन से इन्फेक्शन होता है, अगर सैनिटेशन की लैक ऑफ सैनिटेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा ही, ये याद रखिएगा। इसीलिए सैनिटेशन दैट इज़ वेरी वेरी नीड फॉर आवर सोसाइटी एंड आवर इन्वायरमेंट। यहाँ पे देखते हैं जेंडर वाइज डिफरेंट, तो लैंगिक अंतर क्या है, प्रिवेंटेबल कैंसर। तो मैन में कितना है 45.4%, कितना है 45.4% ऑफ मैन एंड वोमेन 29.7%। तो यहाँ पे महिलाओं में 29.7% कैंसर। उसके बाद यहाँ पे पुरुष में कितना है 45.4% कैंसर प्रिवेंटेबल रोका गया, ठीक है। उसके बाद मेन देखते हैं मर्द में, तो तंबाकू एंड अल्कोहल डोमिनेंट्स। तो यहाँ पे पुरुष में जो कैंसर होता है तो कारण क्या है, तंबाकू। उसके बाद एल्कोहल डोमिनेंट है, एल्कोहल अधिक मात्रा में सेवन करना। वोमेन में क्या है, इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन गैप्स। तो यहाँ पे महिलाओं में जो कैंसर होता है ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसके बाद वैक्सीनेशन गैप्स की, ठीक है। तो यह याद रखिएगा कि पुरुषों में जो कैंसर होता है तंबाकू एंड अल्कोहल डोमिनेंट से, महिलाओं में इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन गैप की वजह से होता है। अब यहाँ पे देखते हैं रीजनल पैटर्न, तो हाई इनकम कंट्रीज स्मोकिंग एंड हाई BMI मेजर फैक्टर्स, लो मिडिल इकोनॉम्स कंट्रीज इन्फेक्शन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली
सिग्निफिकेंटली। अब ईस्ट एशिया देखते हैं, 60% मेल कैंसर लिंक्ड टू मॉडिफाइबल डिस्क। तो यहाँ पे ईस्ट एशिया में पुरुष में 60% कैंसर लिंक्ड है मॉडिफिकेशन डिस्क से, याद रखिएगा। उसके बाद पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशन क्या है, तो स्ट्रॉन्ग तंबाकू एल्कोहल रेगुलेशन, HPV एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। उसके बाद इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी में इम्प्रूव्ड की आवश्यकता है, सेफ वर्किंग कंडीशन की आवश्यकता है, प्रमोट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थी डाइट, तो अच्छे भोजन की आवश्यकता। उसके बाद प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे UPSC सिलेबस से लिंक करके देखा जाए तो GS पेपर 2 के लिए हेल्थ गवर्नेंस, वैक्सीनेशन, पॉलिसी इंटरवेंशन। GS पेपर 3 से देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऐसे तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे ये भी है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वर्सेस क्रिएटिव हेल्थ केयर। उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है कि कैंसर बर्डन कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस थ्रू प्रिवेंटेबल पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजिक रेदर देन ओनली ट्रीटमेंट बेस्ड अप्रोच। तो प्रिवेंशन इज चीपर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव। तो क्या है, प्रिवेंट रोकना क्या है, चीपर आसान है, लेकिन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव दैट इज वेरी नीड। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है द डिप्लोमेंट ऑन टाइट रॉप। तो यहाँ पे एक राजनयिक की बात किया जा रहा है जो पतली रस्सी पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आर्टिकल, तो आर्टिकल फोकस ऑन अब्बास आरगिची, ईरान फॉरेन मिनिस्टर। तो लेख ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पर केंद्रित है। ईरान फेस इकोनॉमिक क्राइसिस, सैंक्शन एंड इंटरनल अनरेस्ट। ईरान आर्थिक संकट, प्रतिबंध और आंतरिक अशांति से जूझ रहा है। उसके बाद डिप्लोमेटिक्स टेंशन विद द यूनाइटेड स्टेट कंट्री। तो अमेरिका के साथ कूटनीति तनाव बना हुआ है, ये न्यूज में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हु इज अब्बास अराघची। तो अब्बास अराघची कौन है, ये हम लोग देखते थे। ये क्या है, कैरियर डिप्लोमेट ऑफ ईरान, ईरान के अनुभवी राजनयिक है। उसके बाद फ्लुएंट इन पर्शियन, अरबिक एंड इंग्लिश। तो ये फारसी, अरबी और अंग्रेजी में दक्ष है। PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से PhD की है। उसके बाद चीफ नेगेटर ड्यूरिंग JCPOA टॉल्स 2013 एंड 2015। तो JCPO 2013 से 15 के मुख्य वार्ताकार रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल चैलेंजेस इन ईरान। तो यहाँ पे चैलेंजेस है, आंतरिक चैलेंजेस ईरान में। तो क्या है, मेसी प्रोटेस्ट एंड इंटरनल अनरेस्ट। तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। उसके बाद थाउजेंड्स रिपोर्टेडली किलिंग ड्यूरिंग क्रैकडाउन्स। तो दमन के दौरान हजारों मौतें की रिपोर्ट। इकोनॉमी अंडर हैवी वेस्टर्न सैंक्शन। तो पश्चिम प्रतिबंधों का अर्थव्यवस्था प्रभावित। उसके बाद एक्सटर्नल चैलेंजेस है, तो क्या है, हॉस्टाइल रिलेशन विद द US। तो अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंध, रिस्क ऑफ मिलिट्री एक्सलेशन। तो सैन्य संघर्ष की आशंका। इजराइल अपोजिशन टू ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इजराइल का विरोध। तो ये सारी चीज़ क्या है, प्रॉब्लम्स है, चुनौतियां हैं किसके, तो ईरान को, आंतरिक और बाहरी दोनों है। तो यहाँ पे हम लोग देख ही लिए हैं, देश में भी अंदर, एक ईरान के अंदर भी क्या है, चैलेंजेस है, और ईरान के बाहर भी चैलेंजेस हैं, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं JCPOA न्यूक्लियर डील क्या है। तो सिग्न इन 2015 बिटवीन ईरान एंड P5+1। तो 2015 में ईरान और P5+1 के बीच समझौता हुआ। ईरान एग्री टू लिमिट न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर सहमति दी गई। सैंक्शन वर लिफ्टेड इनिशियली। तो प्रारंभ में प्रतिबंध हटाए गए। उसके बाद याद रखिए यहाँ पे विड्रॉल इम्पैक्ट क्या है। तो US विड्रॉ इन 2018 अंडर डोनाल्ड ट्रंप, सेक्शन री इम्पोज्ड ऑन ईरान, ईरानियन मॉडरेस्ट फेल्ट ब्रेटियार्ड। तो 2018 में ट्रंप प्रशासन ने समझौता छोड़ा, ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाए गए, ईरान के उत्तरदायी वर्ग को झटका। उसके बाद अरागची डिप्लोमेटिक से डिलेमा, कराची की दुविधा क्या है, तो बैलेंस डिप्लोमेसी विद नेशनल सिक्योरिटी। तो कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में संतुलन
बनाने की बात है। उसके बाद अवॉइड अपीयरिंग वीक डोमेस्टिकली, तो आंतरिक रूप से कमज़ोर दिखने से बचाओ। उसके बाद कीप निगोशिएशन अलाइव विदाउट कॉम्प्रोमाइज, समझौता की गुंजाइश बनाए रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो डे 12 वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे इजराइल अटैक इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया। यूएस ज्वाइंट द कॉन्फ्लिक्ट, तो अमेरिका भी युद्ध में शामिल हुआ। IAEA कोऑपरेशन सस्पेंडेड, IAEA के साथ सहयोग निलंबित कर दिया गया। अब यहाँ पे देखते हैं फॉर्मिस्ट वर्सेस हार्डिनियर डिबेट। तो यहाँ पे रिफॉर्मिस्ट फॉरवर्ड डिप्लोमेसी एंड इंगेजमेंट, हार्डिनर्स प्रेफर रेसिस्टेंस एंड सेल्फ रेजिलियंस, आरागची प्रेफरेंस प्रगमेटिक्स डिप्लोमेसी, तो सुधारवादी कूटनीति के पक्षधर, कट्टरपंथी विरोध और आत्मनिर्भरता के समर्थन। तो यहाँ पे क्या है, हार्डनायर्स प्रेफर रेसिस्टेंस एंड सेल्फ रेजिलेंस, तो आरागची व्यावहारिक कूटनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे क्या वैल्यू एडिशन की बात किया जा रहा है। तो वैल्यू एडिशन, ठीक है, तो काउज स्टडी मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर डिप्लोमेसी सैंक्शन यूजफुल फॉर जीएस पेपर 2 एंड इंटरव्यू, और ऐसे पेपर से जीएस पेपर 2 से भी क्या है रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं क्या है, डिप्लोमेसी इन हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स डिमांड्स स्ट्रेटेजिक पैटर्न्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कोर नेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पे अनलॉक आवर लिव्स, तो यहाँ पे अनलॉक करने के लिए बोलता है जीवन को, ये वर्कर है, ठीक है। तो ये हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, इनके बैकग्राउंड डेटा देखते हैं हम लोग, जो यूपीएससी में पूछा जाएगा वो देखते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे कंटेक्स्ट में क्या है कि गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म, अर्बन कंपनी स्विगी, ब्लैंकिट, ETC एम्प्लॉइज सर्विस पार्टनर एज इंडिपेंडेंट कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या है कि गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म, अर्बन कंपनी, स्विगी, ब्लैंकिट आदि ये सारे हैं, ये सारे वर्कर्स को स्वतंत्र ठेकेदार मानते हैं, ठीक है। वुमेन गिग वर्कर्स ऑफ अर्बन कंपनी प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर डिमांडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे अर्बन कंपनी की महिला गिग वर्कर्स ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि न्यूज, ये समाचार में यूँ है, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों किया गया, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी में, एल्गोरिथमिक कंट्रोल एंड एडी ब्लॉकिंग की वजह से, वर्कर एलेज फॉल्स प्रोमिस ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, लचीला न होने के एल्गोरिथम नियंत्रण और आईडी ब्लॉकिंग के प्रदर्शन के खिलाफ किए। उसके बाद वर्कर्स का आरोप है प्लेटफॉर्म द्वारा लचीले काम के झूठे वादे। यहाँ पे मुख्य मुद्दा क्या है, तो मेन इशू है यहाँ पे कि एल्गोरिथम सर्विलांस एंड रेटिंग बेस्ड पेनल्टीज। तो यहाँ पे है एल्गोरिथम निगरानी व रेटिंग आधारित दंड, नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लंबे समय कार्य, आर्बिट्री आईडी ब्लॉकिंग, तो मनमानी आईडी ब्लॉकिंग, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गिग इकोनॉमिक, इसका कंसेप्ट क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंसेप्ट देखते हैं, शॉर्ट टर्म टास्क बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मीडिएट बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अल्पकालिक कार्य आधारित रोजगार। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग संवैधानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से, तो आर्टिकल 14 राइट इक्वलिटी की बात करता है, समानता का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज G राइट टू प्रोफेशन की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात करता है। तो ये सारे चीज़ों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, वायोलेंस हो रहा है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो करते हैं आज का सेशन यहीं समाप्त। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।